नमस्कार, वंदे मातरम। मैं सिद्धार्थ लाटा आपके अपने ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कवि भूषण को। हमारा जो पाठ्यक्रम है इसमें कवि भूषण के 5 पद लगाए गए हैं जिनको हम पढ़ेंगे। पद को पढ़ने से पहले जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि जिस भी कवि या लेखक को हम पढ़ते हैं तो पहले उनका हम परिचय पढ़ते हैं, क्योंकि परिचय से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो हम ध्यान करते हैं कवि भूषण के बारे में। कवि भूषण का जन्म 1613 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1715 में हुई है। इस तरह से देखें तो इनका जीवन है 100 वर्ष की अवस्था इन्होंने प्राप्त की है, 102 वर्ष। इनका जन्म कानपुर के निकट गांव में हुआ था। और कवि भूषण जो है ये दरबारी कवि रहे हैं। तो ये पहले छत्रसाल के दरबार में, शिवाजी महाराज के दरबार में प्रमुख दरबारी कवि के रूप में इन्होंने सम्मान प्राप्त किया है। कवि भूषण रीतिकाल के ऐसे कवियों में से हैं जिन्होंने धारा के विपरीत या धारा से हटकर के कुछ कार्य किया है, विषय से हटकर के कुछ कार्य किया। रीतिकाल की हम बात ध्यान करें, रीतिकालीन प्रवृत्ति की हम बात करें तो रीतिकाल में जहाँ प्रत्येक कवि श्रृंगार से संबंधित या रीति से जुड़े हुए पद लिखने में लगे हुए थे, वहीं कवि भूषण ने इस लाइन से हटकर के कुछ अलग लिखा और श्रृंगार से हटकर के वीर रस से संबंधित पद लिखे। इन्होंने वीर रस की धारा प्रवाहित कर दी। ऐसे कवि है कवि भूषण। रीतिकाल में जहाँ देखने में आता है श्रृंगार रस को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। श्रृंगार, रीति, प्रेम आदि के काव्य लिखे जाते रहे और कवि भूषण ने अलग पहचान बनाते हुए रीतिकाल में ही वीर रस की धारा प्रवाहित की। और शिवाजी महाराज छत्रसाल आदि के दरबार में रहते हुए इनके गुणों के बखान करते हुए वीर रस के काव्य रचना की। हम सब इतिहास से देखें तो हम इस बात को जानते हैं कि औरंगजेब जो था, औरंगजेब के समय में दिल्ली सत्ता, औरंगजेब और शिवाजी महाराज अपना अस्तित्व एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए मुगलों से जूझ रहे थे। कुछ इसी तरह की जो उनकी जो वीरता है, शिवाजी की वीरता है, उसका वर्णन हम इनके काव्यों में पढ़ते हैं। कवि भूषण की 3 प्रमुख रचनाएं शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, ये इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं। कवि भूषण का जो मूल नाम था वो घनश्याम था। लेकिन कवि भूषण की विद्वता से प्रसन्न होकर के चित्रकूट के जो राजा रुद्र दमन थे, उन्होंने कवि घनश्याम को भूषण की उपाधि प्रदान की और फिर इनका नाम कवि भूषण हो गया। ऐसा माना जाता है चिंतामणि, मतिराम और घनश्याम ये तीनों भाई थे और इनमें से कवि घनश्याम जो है वो कवि भूषण के नाम से प्रसिद्ध हुए। अपने पाठ्यक्रम में, हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें कवि भूषण के 5 पद लगाए गए हैं, जो कि शिवराज भूषण जो इनकी रचना है उनसे जुड़े हुए हैं और शिवाजी महाराज के
शौर्य का वर्णन इसमें किया गया है। शिवाजी महाराज जब मुगलों से युद्ध करने के लिए जब जाते हैं तो उनकी जो वीरता है, उनकी सेना का जो पराक्रम है, सेना का जो उत्साह है, वो देखते बनता है। ये इनके पदों के माध्यम से हम यहाँ पर देख सकते हैं। 2 पद हम अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिनमें पहले पद में केवल शिवाजी महाराज के तैयार होकर के रवाना होने के मात्र से सेना का जो जज्बा है, सेना का जो उत्साह है, वो दिखाया गया है। और वहीं दूसरे पद में जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें औरंगजेब के दरबार में शिवाजी महाराज जाते हैं, तो शिवाजी महाराज के वहाँ क्रोधित होकर के देखने मात्र से ही औरंगजेब का मुख है वो डर से काला हो जाता है और जो उनके सिपाही हैं वो सारे पीले मुख हो जाते हैं। ये वर्णन हम इनमें पढ़ेंगे। यहाँ पर इन दोनों पदों में जो शिवाजी की वीरता का जो वर्णन है, वीर रस के दोनों पद हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान करें, भूषण का जो मुख्य रस है वो क्या है? वीर रस है। वीर रस के कवि हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये कि कवि भूषण रीतिकालीन कवियों में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। तो अलग पहचान का कारण क्या है कि जहाँ रीतिकाल के कवि जहाँ रीति के श्रृंगार के पद लिख रहे थे, वहीं कवि भूषण वीरता के पद लिख रहे थे। और जैसे कि इनके हम पढ़ रहे हैं कवित, यहाँ पर शीर्षक से हमें पता चलता है कवित। तो यहाँ पर छंद जो है वो कौन सा है? कवित छंद है। आपके जानकारी के तौर पे ध्यान में रहे कि कवित एक वर्णिक छंद है, वर्णिक या वार्णिक छंद है, जिसमें वर्णों की गणना होती है, वर्ण गिने जाते हैं, अक्षर गिने जाते हैं। और कवित छंद जो है उसमें 31 से लगा करके 33 वर्ण होते हैं। सबसे बड़ा छंद माना जाता है ये 31 से 33। 31 से 33 से मतलब क्या है? 31 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं और 33 भी हो सकते हैं। अब इनके क्या है कि जैसे हम देखें यहाँ पे गिन के देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ तक 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। जैसे कि मैंने बताया आपको 31, 32 और 33 इस प्रकार से वर्ण होते हैं। तो इनको 31 से 33 तक के जो वर्ण उनको हम कवित छंद बोलते हैं। अब देखिए, जैसे साजी चतुरंग सेन मन में उमंग धारी, सर जा शिवाजी जंग जितन चलत है। छोटे या बड़े वर्ण से कोई मतलब नहीं है, मात्रा छोटी होगी बड़ी होगी इससे मतलब नहीं है, बल्कि वर्णों की संख्या से मतलब है कि इतने वर्ण होंगे। पहले हम जब इसको पढ़ते हैं तो इसमें जैसे 31 वर्ण इसमें हो रहे हैं, तो 16 और 15 हो सकते हैं, 15 और 16 31 वर्ण होंगे, चाहे कैसे भी गिन लें। इस तरह से 32 वर्ण होते हैं तो 16 16 32 वर्ण हो सकते हैं, 15 17 32 हो सकते हैं, इस तरह से हो जाते हैं। इस तरह से 33 वर्ण होते हैं। तो इनमें ये वर्ण जो है उनकी संख्या है वो इस तरह से रहती है। और निश्चित है कि 16 या 15 वर्ण के बाद में यहाँ पर विराम होता है, यति होती है। देखेंगे इनको पढ़ने का तरीका भी ध्यान करेंगे कि साजी चतुरंग सेन मन में उमंग धारी, सर जा शिवाजी जंग जितन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद गेबरन के रलत हैं। एल फैल खेल फैल खलक में गेल गेल, गजब की गजन की ठेल फैल सेल उलसत है। तारा सो तरणी भूधरा पर लगत जिमे, और धारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। तो ये जैसे इन पदों को हमने पढ़ा। पहला पद देखेंगे, कवि भूषण कहते हैं कि साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी। साजी सज करके, सज धज करके, जब शिवाजी महाराज अपने सैनिकों को साथ में लेकर के सज धज करके तैयार होकर के
जब वो युद्ध के लिए निकलते हैं, चतुरंग सेन, चतुरंगिणी सेना, चतुरंगिणी सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए जब निकलते हैं, चतुरंगिणी सेना से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, जिसमें 4 प्रकार के सैनिक सम्मिलित हो उसे चतुरंगिणी सेना बोलते हैं, जिसमें हाथियों पर सवार, गज सवार जो होते हैं, और अश्व सवार, रथ पर आरूढ़ और पैदल सैनिक, ये 4 प्रकार के सैनिक जिनमें होते हैं वो चतुरंगिणी सेना। अंग में उमंगधारी और साथ में उत्साह लिए हुए, जोश, तो सज धज करके अपनी चतुरंगिणी सेना को साथ में लेकर के उत्साह के साथ जब निकलते हैं। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, सरजा जो है ये शिवाजी महाराज की उपाधि है, सरजा शिवाजी महाराज है, वो जंग जीतने जा रहे हैं। यहाँ पर एक बात हम ध्यान करें, कवि भूषण ने ये पहले ही निर्धारित कर दिया, तय कर दिया है कि शिवाजी जंग जीतन चलत है, कि शिवाजी महाराज जंग जीतने के लिए जाते हैं, अर्थात युद्ध में जीत शिवाजी की निश्चित है, ये पहले से ही तय है। तो शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, और जब वो उनकी सेना जब रवाना होती है तो कवि भूषण कहते हैं भनत नाद विहद नगारन के, जो नगाड़े बजते हैं तो उनकी आवाज से, विहद नगारन के बड़े बड़े नगाड़े की आवाज है वो दूर दूर तक सुनाई देती है। और नदी नद गेबरन के रलत है, और शिवाजी महाराज की सेना में इतने जो हाथी हैं वो जब एक साथ चलते हैं तो उनके शरीर से बहने वाले पसीने से ऐसा लगता है जैसे नदी नाले बहने लग गए, पसीने के नदी नाले बहने। मद, जो हाथियों का जो मद बहता है उससे नदी नाले बहने लगे। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, जब बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है तो जब बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग। तो जितने यहाँ कवि भूषण के हम जितने पद देखते हैं उनमें अतिशयोक्ति अलंकार विशेष तौर से हमें दिखाई देता है। तो भूषण भनत नाद विहद नगाड़, बड़े बड़े नगाड़ों की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है, चारों तरफ वही आवाज़ सुनाई, और नदी नद गेबरन किया जाता है, और जो हाथियों का जो मद है बहता है तो उससे नदी और नाले बहने लग जाते हैं। एल फैल खेल फैल खलक में गेल गेल, चारों तरफ शिवाजी महाराज के सैनिक दिखाई देते हैं दूर दूर तक। गलियों में, रस्तों में संकड़े जो है वो रास्ते इतने संकड़े लगते हैं, अर्थात सेनाएं सट करके चल रही हैं। और गजन की ठेल फैल सेल उलसत है, और जब इतने सारे हाथी एक साथ चलते हैं तो उन हाथियों की आवाज़ से, उनके टकराने से ऐसा लगता है सेल उलसत है। उलसत मतलब जो पहाड़ हैं वो भी हिल जाएंगे, ऐसा महसूस होता है। तारासो तरणी भूधरा पर लगत जिमी, जिमी शब्द है जो, जिमी, जैसे आदि से हम यूँ देखें तो ये यहाँ पर अलंकार में, तो तारासो तरणी भूधरा पर लगत जिमी, ऐसा लगता है। तारासो तरणी, तरणी मतलब सूर्य, सूर्य कैसा लगता है, इस धरती पर एक तारे की तरह टिमटिमाता सा दिखाई देता है। शिवाजी के सैनिक जब इतने सारे एक साथ चलते हैं तो उनसे उड़ती हुई धूल, उस धूल के कारण सूर्य है वो पूरा उस धूली में छिप गया है और एक तारे की तरह टिमटिमाता सा लगता है। और हाथियों के चलने से धरती इस तरह से हिल रही है, धारा पर पारा पारा वार यूं हलत है, और हाथियों के एक साथ चलने से धरती हिलती हुई महसूस होती है, और इस धरती पर जो समुद्र है पारावार वो तो हिलते हुए पारे की बूंद की तरह महसूस होता है।
ऐसा लगता है जैसे कोई पारा हिल रहा है, ऐसे समुद्र हिलते हुए दिखाई देता है। तो इतना सुंदर वर्णन जो है कवि भूषण ने शिवाजी महाराज की सेना का किया है। फिर से देखेंगे कि शिवाजी महाराज जब अपने चतुरंगिनी सेना को साथ में लेकर के सज धज करके उत्साह के साथ में जब युद्ध करने के लिए जाते हैं, जंग जीतने के लिए जब रवाना होते हैं, तो चारों तरफ उनके युद्ध की घोषणा का नगाड़ा सुनाई पड़ता है और उनके हाथियों के चलने से, उनके हाथियों से बहने वाला जो मद है उससे नदी नाले बहते हुए नजर आते हैं। हाथी घोड़े सेना सब एक साथ में जब मिलकर के चलते हैं तो उनके जो रास्ते हैं वो भी इतने सकड़े लगते हैं, सब एक दूसरे से टकरा करके हिलते हुए चल रहे हैं। और इतने सारे हाथियों के एक साथ चलने से ऐसा लगता है जैसे सारे हाथी मिलकर के पहाड़ों को भी हिला देंगे, गिरा देंगे। और इतनी विशाल सेना के एक साथ चलने से उनके पैरों से उड़ने वाली धूल के कारण तेज चमकने वाला सूर्य है वो भी एक तारे की तरह टिमटिमाता सा नजर आता है। और हाथियों के एक साथ चलने से धरती हिलती हुई नजर आती है और उस धरती के हिलने के कारण समुद्र जो है थाली में रखे हुए पारे की बूंद की तरह वह हिलता हुआ सा नजर आता है। धारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। इस धरती पर हिलता हुआ सूर्य जो समुद्र है वो थाली में रखे हुए पारे की बूंद की तरह हिलता हुआ सा महसूस होता है। उदाहरण अलंकार कह सकते हैं, उपमा कह सकते हैं, तारा सो तरणी भूधरा में लगत जी। अतिशयोक्ति अलंकार, बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया। फिर देखिए, औरंगजेब ने दिल्ली दरबार में सभी राजा महाराजाओं को अपने दरबार में बुलाया और वहाँ पर उनके अनुसार उनको पद दे करके वहाँ पर सम्मानित किया गया। और उसी दिल्ली दरबार में शिवाजी महाराज को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन शिवाजी महाराज को वहाँ पर उचित सम्मान न मिलने के कारण शिवाजी वहाँ से क्रोधित होकर के वापस आ जाते हैं, जिसका सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि भूषण ने किया है। देखिए कि सबन के ऊपर ही ठाडो राखीबा को जोग और ताही खड़ो कियो 6000 के नियरे जानी गेर मिसल गुसेल गुस्साधारी मन किनो न सलाम न बचन बोली सियरे भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो सारी पात साई के उड़ाए गए जियरे तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भये श्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। कवि भूषण कहते हैं कि सबन के ऊपर ही ठाडो राखीबा को जोगे, कि जिन शिवाजी महाराज को सबसे ऊपर स्थान देने का, जो शिवाजी महाराज सबके ऊपर रहने योग्य थे, जोग यानी योग, योग्य, सबन के ऊपर ही ठाडो राखीबा को जोग, कि जो शिवाजी महाराज सबसे ऊपर सबसे ऊंचा पद जिनको दे दिए जाने योग्य थे, ताही खरो क्यों नियरे 6000 इनके नियरे, उन्हें 6000 सामान्य राजाओं के साथ के पास में या सामान्य 6000 राजाओं के साथ में उनको खड़ा किया गया, उनके समक्ष उनको रखा गया। दिल्ली दरबार में औरंगजेब के द्वारा शिवाजी महाराज को वहाँ पर बुलाया गया और वहाँ पर उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया। जो शिवाजी महाराज सभी राजा महाराजाओं में उच्च पद प्राप्त करने योग्य थे, उन शिवाजी महाराज को सामान्य 6000 राजाओं के समक्ष या उनके बीच में उनको खड़ा किया गया। इस प्रकार के अपमान से शिवाजी महाराज है वो नाराज हुए और उन्होंने जानी गेर मिसल गुस्सेल गुस्साधारी मन, और इस प्रकार से वो अपना अपमान समझ के
गुस्सेल गुस्साधारी मन, शिवाजी महाराज ने मन में क्रोध धारण किया और किन्हों न सलाम न वचन बोली शेरे। और वह शिवाजी महाराज ने उस औरंगजेब को ना तो सलाम किया, ना तो उनका सम्मान किया और ना ही उनसे कोई बातचीत की। किन्हों न सलाम अर्थात वहाँ पर दिल्ली दरबार में जाने पर सभी ने दिल्ली दरबार में औरंगजेब को उचित सम्मान के साथ में, आदर सम्मान के साथ में सलाम है, नमस्कार है या उनके अनुसार दंडवत जो भी उनको किया। लेकिन शिवाजी महाराज ने इस बात को अपना अपमान समझते हुए उन्होंने न तो औरंगजेब को कुछ सलामवादी किया और ना ही उनसे कोई बातचीत की, बल्कि इस बात से वो क्रोधित हुए। भूषण बनत महावीर बल कन लाग्यो। और जब इस तरह से कवि भूषण कहते हैं कि महावीर बल कन लाग्यो, जब महावीर शब्द यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए आया है। जब शिवाजी महाराज बोलने लगे बल कन लाग्यो, शिवाजी महाराज जब दरबार में बोलने लगे, सारी पातशाही के उड़ाए गए जीरे। शिवाजी महाराज के क्रोध से बोलने मात्र से पातशाही के उड़ाए गए जीरे, पातशाही सारे जो मुगल हैं उनके होश उड़ गए। पातशाही मुगल दिल्ली दरबार के होश उड़ गए। तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय। और इस तरह से तमतमाता हुआ लाल चेहरा, क्रोध से भरा लाल चेहरा शिवाजी महाराज का जब जिन्होंने देखा तो स्याह मुख नौरंग सिफाह मुख पीले। शिवाजी महाराज के इस तरह से क्रोध भरे लाल मुख को देख करके नौरंग शब्द जो है वो औरंगजेब के लिए आया। औरंगजेब, नौरंग शब्द आया वो औरंगजेब। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज की तरफ देखा तो शिवाजी महाराज का क्रोध से लाल चेहरा देख करके औरंगजेब का मुख है वो डर के कारण काला हो गया और सिपाही मुख पीले, और सिपाहियों के जो चेहरे हैं वो डर के कारण पीले हो गए। अतिशयोक्ति अलंकार। फिर से इसको एक बार ध्यान करें कि जिन शिवाजी महाराज को, जो कि शिवाजी महाराज सभी राजा महाराजाओं में योग्य थे, जिनको सबसे ऊपर बैठाया जाना चाहिए था, जिनको उचित सम्मान दिया जाना चाहिए था, उन शिवाजी महाराज को सामान्य 6000 राजाओं के साथ में खड़ा करके औरंगजेब ने शिवाजी महाराज का अपमान किया। और इस बात से शिवाजी महाराज क्रोधित हुए, मन में उनको गुस्सा आया और इस कारण से उन्होंने ना तो औरंगजेब को सलाम किया और ना ही उनसे कोई बातचीत की। और अपने इस क्रोध को दबा करके जब शिवाजी महाराज जब बोलने लगे तो उनकी क्रोध भरी आवाज़ सुन करके सबके होश उड़ गए। शिवाजी महाराज के लाल मुख को देख करके, क्रोध से भरे हुए लाल मुख को देख करके औरंगजेब का चेहरा जो है वो डर से काला हो गया और जो औरंगजेब के जो सिपाही थे उनके चेहरे डर के कारण पीले हो गए। ये 2 पद हमने अभी पढ़े। पहले पद में हमने ध्यान किया कि शिवाजी महाराज मुगलों से जब युद्ध करने जाते हैं तो उनकी सेना का जो उत्साह है वो देखते बनता है, और इतनी विशाल सेना उनकी है कि उस सेना के एक साथ चलने से ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के पहाड़ टूट पड़ेंगे। और सेना के एक साथ चलने से जो धूल उड़ रही है उस धूल के कारण सूर्य चमकते हुए तारे की तरह लगने लगता है, और समुद्र है वो हिलते हुए पानी की बूंद की तरह लगता है। वहीं दूसरे पद में हमने ध्यान किया औरंगजेब के द्वारा शिवाजी महाराज को उचित सम्मान न देकर के बड़ा बुरा काम किया गया, जिसका खामियाजा औरंगजेब को भुगतना ही पड़ा। हम सब जानते हैं इस बात को कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को पूरी भरी सभा में युद्ध के लिए ललकारा था, लेकिन
औरंगजेब के सिपाहियों की औरंगजेब की हिम्मत ना हो सके कि शिवाजी महाराज को कुछ कह सकते या कुछ बोल पाते, उनको गिरफ्तार कर पाते। ये 2 पद हमने अभी पढ़े हैं। इनके जो बाकी 3 पद जो हैं वो हम पढ़ेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए वंदे मातरम।